हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द सैंपल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था उसी की हम लोग बात कर रहे हैं आजकल। तो 6 क्वेश्चन बच्चे हमने कर लिए थे, यानी एमसीक्यूज हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि भाई सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ 16 एमसीक्यूज रहते हैं, 4 एमसीक्यूज आपके रहते हैं पार्ट बी में, बट हम सारे एमसीक्यूज एक साथ, 3 नंबर वाले क्वेश्चन एक साथ, 4 नंबर वाले क्वेश्चन एक साथ, 6 वाले क्वेश्चन एक साथ, इस तरीके से हम लोग करेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज लोग हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखें। 7th क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कंपनी टूक अ लोन ऑफ ₹80 लाख। ठीक है, यानी किसी कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को 80 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, एंड द सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मतलब कि इसमें लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी गई है। दिस लोन वाज फर्दर सिक्योर्ड बाय इशूड ऑफ 40,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each as collateral security. On 31st March 2024 the company defaulted on repayment of the principal amount of this loan. ठीक है, consequently on 1st April 2024 the land and building were taken over and sold by the bank for ₹70 lakh. For the balance amount, debentures were sold in the market on 1st May 2024, from which date would the interest on debentures become payable by the company. ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ब्रेक करके देखते हैं कि कहानी क्या हो रही है। देखो बच्चे, तो ब्रेक करके समझें तो लिखा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक कंपनी 80 लाख रुपए का लोन लेती है, यानी 80 लाख रुपए का लोन लेती है। ठीक है, बहुत इजी सी बात है। कोई कंपनी 80 लाख का लोन उठा रही है फ्रॉम द बैंक। ठीक है, और ये जो लोन है बच्चे वो लैंड एंड बिल्डिंग के थ्रू सिक्योर्ड कर रखा है, यानी इसके बदले इन लोगों ने अपनी लैंड और बिल्डिंग गिरवी रख रखी है। ठीक है, अब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है ना, एक ऐसी लैंड जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है, वही लैंड आपने गिरवी रखी है, उसी लैंड को हम बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। जब भी वर्ड आता है ना लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसका मतलब ये हुआ एक ऐसी लैंड की बात हो रही है जहां पर बिल्डिंग उसी के ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है, लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग होती है। एक तो लैंड है आपकी जिस पर अभी तक मकान नहीं बना हुआ है, एक लैंड है जिसके ऊपर मकान बन चुका है, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग कहलाती है, और जिसके ऊपर मकान नहीं बना वो सब लैंड कहलाती है। ठीक है, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग से ये सिक्योर कर रखा है, यानी गिरवी रख रखे एक तरीके से, ऐसा बोल लो। देन फिर हम देखें दस दिस 80 लाख रुपी जो लोन कंपनी ने लिया है, कंपनी ने उसको फर्दर सिक्योर करवाया है बाई 40,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, डिबेंचर वाले चैप्टर पढ़ रखा होगा कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। हम किसी लोन की बात कर रहे हैं, मतलब हमने, अगर मैं वो कंपनी हूं तो मैंने 80 लाख रुपए लोन लिया और वो लोन लैंड एंड बिल्डिंग के थ्रू सिक्योर करवा दिया। फिर उसको उसकी एक फर्दर सिक्योरिटी और दे दी, जिसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। उसमें क्या दिया, 40% डिबेंचर ऑफ ₹12% है ना, 100 रुपए का एक रहेगा वो डिबेंचर, तो इनको भी मैंने डिबेंचर से भी इसको सिक्योर कर रखा है, फर्दर सिक्योरिटी पे कर रखी है। फिर कहता है कि ऑन 31st मार्च को क्या होता है, कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में डिफॉल्ट कर गई, मतलब कंपनी ने पे किया ही नहीं। इस दिन पे करना होगा कंपनी को, कंपनी ने पे नहीं किया। अब क्या होता है, कंपनी ने पे नहीं किया तो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को जो बैंक है उसने ये लैंड और बिल्डिंग ले ली और सोल्ड कर दी 70 लाख रुपए की। भाई ऐसे तो होगा ना, अगर आप बैंक की पेमेंट देने में डिफॉल्ट करोगे तो जो भी आपने सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड करवाई होगी उसको ले लेगा, उसको बेच देगा। तो ऐसा ही यहाँ भी किया बैंक ने। अब 70 लाख का तो उसको बेच दिया, जो 80 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी उसको लिया और बेच दिया 70 लाख में। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, उस बैलेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए फिर से बैंक ने क्या किया, जो इसके डिबेंचर थे ना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इसके पास, इनको भी मार्केट में बेच दिया। ठीक है, इनको भी मार्केट में बेच दिया एज अ जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर हमने वहां सबमिट किए थे, सिक्योर कर रखे थे, गिरवी रखे थे, वो भी बैंक ने दोबारा बेच दिया। और बेचे कब, ऑन 1 मई 2024। ठीक है, बेचे कब, ऑन 1 मई 2024। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिबेंचर हैं इन पर इंटरेस्ट देने की कंपनी की जिम्मेदारी किस दिन से बनेगी, या कंपनी किस तारीख से उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेगी। तो भाई जो डिबेंचर 1 मई 2024 को बिके हैं, यानी 1 मई 2024 को जो डिबेंचर्स बिके हैं, तो उन पर इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी होती है कंपनी की वो इस तारीख से होती है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिन से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या कंपनी की ऐसी जिम्मेदारी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि उन पर वो इंटरेस्ट पे करे। तो 1 मई 2024 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप सो कहानी का सिनेरियो पूरा समझ में आया होगा। तो आंसर आपका 1 मई 2024 होगा। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे, 1 मई 2024, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देखें।
Rama, a partner, took over machinery for of rupees 50,000 in full settlement of her loan of rupees 60,000. Machinery was already transferred to realization account. How it will be affect the realization account? Option A है realization account will be credited by 60,000. B है realization account will be credited by 10,000. realization account will be credited by 50,000. No effect on the realization account. क्वेश्चन है कि रामा एक बंदा है जिसने मतलब रामा पार्टनर है कंपनी का, उसने एक मशीनरी टूक ओवर कर रखी है, मशीनरी ले ली है 50,000 रुपए की इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन, उसने लोन दे रखा है 60,000 का, ठीक है, टू द कंपनी, और उसने 50,000 की एक मशीन ले ली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो मशीनरी वाज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो हमें ये बताना है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अल्टीमेटली इस घटना से। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्वेश्चन में क्या है कहानी। एक रामा है पार्टनर कंपनी का जो मशीनरी को टूक ओवर करता है, यानी मशीनरी को ले लेता है, मशीन को वो ले लेता है, 50,000 रुपए की वो मशीन है, ठीक है, 50,000 की मशीन है एट फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन ऑफ 60,000 रुपी, ठीक है। और ये बात कौन से चैप्टर की हो रही है बच्चे? ये बात हो रही है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की, यानी जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट रहते हैं ना, वहीं की कहानी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब जरा इसकी पूरी कहानी समझना। रामा जो है इसने मशीन ले ली 50,000 रुपए की, और रामा ने क्या कर रखा है, कंपनी को लोन दे रखा है 60,000 रुपए का। सेटलमेंट तो पूरा हो चुका है, सेटलमेंट पूरा हो चुका है, मतलब कि 50,000 की मशीन ली तो उसने बोला कि ठीक है चलो 60,000 वाला मामला खत्म हम लोग का आज से, ठीक है। बट इस पूरे ट्रांजेक्शन से या पूरी घटना से हमारे जो रियलाइजेशन अकाउंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बताना है। देखें, पहली बात तो आप देखें, जो आपकी मशीनरी है ना बच्चे, मशीनरी आपकी एसेट्स है, तो जितनी भी एसेट्स आपकी होती हैं जब भी आप फर्म को डिसॉल्व करते हो, तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं अगर वो फिक्टिशियस नहीं है, ठीक है, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए, अगर वो एसेट्स हैं वाकई में, तो उनको आप ट्रांसफर करोगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट। और ट्रांसफर करने की एंट्री आप देखें, मशीनरी का अकाउंट होता है अपने आप पर डेबिट, तो ट्रांसफर करते वक्त इसको खत्म कर दोगे, ठीक है, इसको खत्म कर दोगे और डेबिट करोगे रियलाइजेशन को, तो यहां पर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे आपका डेबिट जाएगा विद रुपीज अगेन 50,000, वही अमाउंट होगा एंड टू मशीनरी, ठीक है। अब ट्रांसफर करने का मतलब देखो बच्चे क्या होता है ना, ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, आपने अगर मशीन को क्रेडिट कर दिया, भाई मशीन की वैल्यू पहले क्या रही होगी, डेबिट रही होगी, अगर आप उसको ट्रांसफर करोगे और क्रेडिट कर दोगे तो मतलब मशीन खत्म हो गई, पहले डेबिट थी, एक बार आपको क्रेडिट हो गई तो मशीन तो खत्म हो गई। असल में जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज खुद के नाम से फिर एग्जिस्ट नहीं करती, उनका नाम रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको पता होगी। तो ये मशीनरी वाली बात अगर हम करें तो मशीनरी हमारी क्या बन चुकी है बच्चे, मशीन हमारी बन चुकी है रियलाइजेशन, ठीक है। इसे ट्रांसफर करने का यही मतलब हुआ। अब ये जो लोन है, लोन दिया किसने, रामा ने, और रामा इज द फर्स्ट पार्टी फॉर द कंपनी, मतलब वो कंपनी का मालिक है, खुद ही कंपनी का पार्टनर है, तो कंपनी के पार्टनर्स की कैपिटल या उनके द्वारा दिया गया फर्म को लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। अगर ये भी ट्रांसफर हो जाता ना रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर रियलाइजेशन अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा रियलाइजेशन पर, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये जो रामा का लोन है जो उसने फर्म को दिया है, अगर ये भी ट्रांसफर होता इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, तो भाई फिर आपका रियलाइजेशन अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। बट यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं जो फर्स्ट पार्टी है, यानी जो मालिक इटसेल्फ है, जो पार्टनर्स इटसेल्फ है, उनका कोई भी मामला ट्रांसफर इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होता, ठीक है बात। तो अब जब हम उसका बी का लोन, रामा का लोन पे करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे बच्चे, है ना, हम लिखेंगे रामाज लोन अकाउंट डेबिट, है ना, रामाज लोन अकाउंट डेबिट करोगे ना बच्चे। भाई जब रामा ने लोन दिया होगा तो रामा को आपने क्रेडिट किया होगा ना, गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट, लोन आपके पास होगा, रामा को आपने क्रेडिट किया होगा। अब जब सेटल करोगे तो रामाज लोन अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। टू, अब क्या जा रही है, वो क्या ले रहा है, भाई मशीन ले रहा है, तो टू मशीनरी करना चाहिए था, लेकिन मशीनरी है ही नहीं मिल रही, मशीनरी मतलब क्या बन चुकी है, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन, ठीक है बात। तो ये होगी टू रियलाइजेशन, तो यानी और कितने से क्रेडिट होगा, 60,000 रुपए से, ठीक है। ऐसे करके एंट्री करोगे आप, रामाज लोन अकाउंट डेबिट करोगे 60,000 से, टू रियलाइजेशन करोगे बच्चे 60,000 रुपए से, ठीक है। तो यहां पर आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इट विल बी क्रेडिटेड बाई 60,000, तो दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आप देखें, जो ए वाला ऑप्शन है, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 60,000, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। चलिए हम समझें नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा, यूवी एंड वीरू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो 3:1. Their books showed workman compensation reserve of rupees 1 lakh. Workman claim amounted to 60,000.
हाउ इट विल बी अफेक्टेड द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन हम उससे पहले क्वेश्चन समझे कि जो दादा, यूवी और वीरू, तीन पार्टनर्स आपके पास हैं। ठीक है बच्चे, एक तो दादा है और उसके बाद आपका यूवी है और वीरू है। ये तीन पार्टनर्स है फर्म के, आपका 3:2:1 में। ये तीनों आपके पार्टनर हो गए। अच्छा, क्या होता है, इन की कंपनी डिसॉल्व हो रही है ना, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन की बात करिए तो इनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, और डिसोल्यूशन के टाइम पर बच्चे, डिसोल्यूशन टाइम पे क्या होता है, इनका जो WCR है, WCR का जो बैलेंस है ना, वो 1 लाख रुपए। बच्चे बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। WCR है इनके पास 1 लाख रुपया। जब इनकी फर्म डिसॉल्व होती है ना बच्चे, इनके पास 1 लाख रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जिसको हम WCR शॉर्ट में कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इन्होंने फर्म डिसॉल्व करी उस टाइम पर इस WCR के अगेंस्ट क्लेम आया है ना, और क्लेम कितने का आया बच्चे, 60,000 क्लेम आया। क्लेम कितने का आया, 60,000 रुपए का क्लेम आया। अब हम क्या करेंगे, फर्म डिसॉल्व हो रही है और हमारे पास WCR 1 लाख रुपए। मैं आपको हल्का हल्का सा इसका जो पूरा सीन रहता है बता देता हूं। देखो, अगर WCR आपके पास 1 लाख रुपए है और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आएगा, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर ना करते हुए अमंग द पार्टीज बांट दिया जाएगा। ट्रांसफर मतलब हम सारी जितनी भी लाइबिलिटीज हमारी होती है ना, और जितनी भी एसेट्स हमारी होती हैं, वो हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करें। ठीक है, तो अगर WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्लेम हुआ 60,000 रुपए का। अब जितना क्लेम होता है उतना पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ता है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, और बाकी अमाउंट आप क्या करते हैं बच्चे, अमंग द पार्टनर्स बांट देते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट की अगर हम बात करें ना, तो ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है ना। जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको यहाँ पे लिस्ट आउट किया जाता है क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखोगे, एसेट्स को डेबिट साइड लिखोगे। अब जैसे ही इस WCR पे क्लेम आ गया ना बच्चे, ये तो लाइबिलिटी बन चुकी है, तो लाइबिलिटी अगर बन चुकी है तो यहाँ हम WCC के नाम से इसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड, 60,000 रुपए। ठीक है, और इसकी पेमेंट भी कर देंगे यहाँ टू बैंक करके। हमारी बात समझ में, यहाँ बैंक करके पेमेंट भी जाएगी, यहाँ ट्रांसफर होगी 60,000 की लाइबिलिटी है, क्योंकि ये बन चुकी है। अगर जो तो क्लेम नहीं होता फिर तो ट्रांसफर होता ही नहीं, बट अगर क्लेम हुआ है तो ट्रांसफर होगा, और जितना क्लेम हो उतना ही ट्रांसफर होगा। तो WCC ट्रांसफर हुआ 60,000 के नाम से, और यहाँ पेमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, वहां ट्रांसफर भी हुआ, पेमेंट भी हुआ। अब जो 40,000 बचा ना बच्चे, ये जो 40,000 बचा, ये 40,000 अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी ये जो दादा, यूवी और वीरू हैं, इन तीनों बढ़ जाएगा इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें। ठीक है, तो देखो ये आपका होगा बेटा सी ऑप्शन। देखें आप, वहां पे लिखा है ₹60,000 विल बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी इवन पेड ऑफ। ठीक है, बैलेंस ₹40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखो मैंने आपको बताया ना कि WCC यहाँ ट्रांसफर होगा, पेमेंट होगी, जो बचेगा वो उसकी पेमेंट हो जाएगी अमंग द पार्टनर्स। और ये WCC कहाँ ट्रांसफर हुआ, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा है 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और पेड ऑफ भी होगा, बाकी 40,000 अमंग द पार्टनर बढ़ जाएगा। ठीक है बात, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि इक्का दुक्का है ना, एंड तिक्का वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their fixed capital balances were rupees 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. For the year ended 31st March 31, 2024, profit of rupees 84,000 were distributed without providing for interest on capital at the rate 10% per annum as per the partnership deed, while passing an adjustment entry which of the following is correct। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या हुआ है। तीन पार्टनर्स हैं, इक्का दुक्का और तिक्का, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख इनकी कैपिटल है, और इनकी कैपिटल पर इनको 10% का इंटरेस्ट मिलना है, बट इंटरेस्ट को बगैर प्रोवाइड करवाए कंपनी ने 84,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो अमंग द पार्टनर्स बांट दिया। अब हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है और उसमें बताना कि टिक्का का हिसाब क्या 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 होगा। अब टिक्का का हिसाब क्या होगा, उसके लिए आपको पूरा पूरा सीन क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा पूरा मामला क्रिएट करना पड़ेगा कि आखिर कहानी कैसे होगी। ठीक है बच्चे, तो अब आपको ये क्वेश्चन है बच्चे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें भी टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, वहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार हम देखते हैं कहानी में क्या है। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन क्या है ना, इक्का दुक्का तिक्का तीन पार्टनर्स कंपनी के हैं, ठीक है, और इनका जो रेशियो है ना इन पार्टनर्स का, वो है आपका 2:1 के पार्टनर्स हैं। अब गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 84,000 था, वो अमंग द पार्टनर्स यानी इन तीनों में बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पहले,
फिर बांटना था बचा हुआ प्रॉफिट, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया या अकाउंटेंट ने ऐसा नहीं किया। गलती हो जाती है किसी से भी, तो गलती हो गई होगी कि 84,000 का जो प्रॉफिट है वो बांट लिया गया इस रेशियो में 2:1 में विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ऐसा होता नहीं है भाई, हमको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना, फिर बच गया प्रॉफिट तो अमंग द पार्टनर बांटना, वरना नहीं बांटना होता। बट यहाँ कंपनी ने ये गलती करी। अब हम क्या करेंगे, जिस सीन पर गलती हुई है ना बच्चे, यानी इस 84,000 के प्रॉफिट को गलत बांटा गया, तो इसको सबसे पहले आप बैक लोगे। कैसे? 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 2:2:1/5, ठीक है, 2 2 4 1 5। तो ये कट पिटा के अगर आप करोगे, ठीक है, अगर आप इसका निकालोगे पूरा मामला, तो पहले वाले का आ रहा है बच्चे ये, ठीक है, 35,600 रुपए। तो 35,600, यानी आप क्या कर रहे हो, वापस ले रहे हो इनसे, इसका भी आएगा 35,600, ठीक है, और अगले का आ रहा है 16,800। समझ गए? आप इनको बैक ले रहे हो। अगर आपने प्रॉफिट गलत बांटा हुआ होता है तो उसको हम पहले बैक लेते हैं। ये पास्ट एडजस्टमेंट में सीखा होगा आप लोगों ने, एक टेबल बनती है, मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हम बहुत शॉर्टकट तरीके से करेंगे। लेकिन जो चीज गलत बांटी गई होती है उसको पहले टेकन बैक, यानी वापस लिया जाता है बच्चों। तो मैंने वापस ले लिया, मतलब कि ये सीन है डेबिट वाला। इस केस में पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब इनको प्रॉफिट बांटा होगा तो ये क्रेडिट गए होंगे, अब अगर प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो ये डेबिट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम कर ले, हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 4 लाख का 10% हुआ 40,000। अभी देखिएगा हाँ बच्चे, बहुत ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। और 5 लाख का 10% हुआ 50,000, यानी पहले वाले को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, अगले वाले को 40,000, और उसके बाद जो टीका है उसके 3 लाख कैपिटल, 3 लाख का 10% हो गया 30,000 रुपी। अब आप देखो 5, 50 और 40, 90 प्लस 30 यानी 1,20,000 रुपी। यानी इनका जो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ना पार्टनर्स का, वो 1,20,000 आ रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 84,000 रुपी। तो दे पाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको? आपने प्रॉफिट तो बैक ले लिया, वो कंपनी के पास आ गया दोबारा से प्रॉफिट। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाह रहे थे, पहले आप चाह रहे थे कि पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, अगर बचेगा तो फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दें। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या हो रही भाई, यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 रुपए आ रहा है, जबकि प्रॉफिट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 84,000 रुपी है। समझ रहे हो? अब इस केस में क्या होता है ना बच्चे, ये कंडीशन है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, ये कंडीशन है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। वी हैव टू फ्रेम आउट द न्यू रेशियो। इनसे हमको नया रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो क्या बनेगा? 5:4:3। इस रेशियो में प्रॉफिट बांटना पड़ेगा ये 84,000 रुपए का, क्योंकि जिस हिसाब से कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है वो तो हम नहीं दे पाएंगे भाई, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 84,000 रुपी है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट को एक्सीड कर जा रहा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन पैदा हो जा रही है। ऐसे में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाते, बल्कि जो प्रॉफिट है 84,000 रुपी, उस प्रॉफिट को नए रेशियो निकालने के बाद इस नए रेशियो में बांट देते हैं। नए रेशियो कैसे निकलता है? इस तरीके से आपका नया रेशियो निकलता है, तो इंटू, ठीक है, 5:4:3, 5 + 4 9 + 3 12, 12 7 84, तो 7 5 35, तो इसको मिलेंगे बच्चे, ठीक है, इस बंदे को मिलेंगे आपके 35,000 रुपी। तो 35,000 क्रेडिट जाएगा, ठीक है। नाउ 7 4 28, इसको मिलेंगे 28,000 रुपी, ये 28 से क्रेडिट जाएगा, और 7 3 21, तो इसको मिलेंगे 21,000 रुपी, ठीक है। तो अब कहानी देख लो, है ना, क्या है भाई, ये बंदा 35,600 से डेबिट है और 35,000 से क्रेडिट है, तो इस बंदे को 600 से डेबिट करना पड़ेगा। किसको? इक्का को। हालांकि पूछा नहीं है उसने, बट ठीक है, हम लोग निकाल लें सारा। तो 35,600 से बंदा डेबिट है और 28,000 से क्रेडिट है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? 600 और 8 7 15, 15 से 8 तो 7, और यहाँ 1, 17,600 से ये बंदा 17,600 से डेबिट जाएगा, ये भी ठीक है। 7,600, सॉरी 17,000 7,600, हाँ ये तो एक हो गया ना, बिल्कुल 7,600 से डेबिट जाएगा, सॉरी। अब देखें यहाँ पे 21,000 से बंदा क्रेडिट है, 16,800 से डेबिट है, तो दोनों का डिफरेंस अब देखें तो होता है बच्चे, ये और आपका 4,200 रुपए। तो ये बंदा 4,200 रुपए से क्रेडिट जाएगा, नहीं भाई, इसका क्रेडिट वाला अमाउंट जाएगा ना, तो ये क्रेडिट जाएगा। तो अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भैया, है ना, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हाइल पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टीका विल बी डेबिटेड बाय 4,200। यानी बात हो रही है इसकी, टीका की, सिर्फ और सिर्फ बात टीका की हो रही है। अगर औरों की बात भी करता, हमने सारे निकाल लिए हैं। मैं बता भाई, जो इक्का है वो 600 से डेबिट जाएगा,
और दुख का जो है वो 7,600 से अगेन वो डेबिट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टीका है वो आपका क्रेडिट जाएगा 4,200 रुपए से, ठीक है बच्चे। कहानी में ये है पूरा पूरा मामला। देखें, तो हमसे पूछा है इसने कि टीका किससे जाएगा, तो हम टीका की बात करें तो टीका विल बी क्रेडिटेड बाई 4,200, यानी B1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, 10th वाला क्वेश्चन आपका कहता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मशीनरी अपीयर्स एट ₹10 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द मशीनरी अपीयर्स एट ₹6 लाख in the balance sheet of the firm. This machine is taken over by a creditor of ₹5,40,000 at 5% below the net value. The balance amount of the creditor was paid through the bank. By what amount should the bank account be credited for this transaction? देखें, कहानी में क्या है कि एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है और इस पर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एंड डेप लगाया गया है 6 लाख रुपया, ठीक है। तो असल में जो अब मशीन की वैल्यू बचेगी वो 4 लाख बचेगी। आ रहा है समझ में भाई? अगर 10 लाख की मशीन है और उस पर आपका 6 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मतलब 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना है उस पर, तो वो डेप लगाने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बची? 4 लाख रुपए की। और ये कहानी कब की है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक हमारे पास एक क्रेडिटर है बच्चे 5,40,000 रुपए का। हमारा एक क्रेडिटर है जिसको हमने 5,40,000 रुपए पे करने हैं। वो क्या करता है? टुक द मशीनरी एट 5% बिलो द नेट वैल्यू, यानी वो मशीनरी को 5% कम की वैल्यू पर लेता है। अच्छा, मशीन है कितने की हमारी? मशीन हमारी बच्चे 4 लाख रुपए की, करेक्ट है। हमारी मशीन की जो रियल वैल्यू है, नेट वैल्यू है, वो 4 लाख है। इस 4 लाख को वो 5% कम पर लेता है, मतलब कि ये 4 लाख कितना परसेंट है? 100%। वो 5% कम पर वैल्यू लेता है, तो आप इंटू 95/100 कर सकते हैं, शॉर्टकट है ना। हालांकि दो तरीके आपके पास है, पहले आप 4 लाख का 5% निकाल लीजिए, तो जो अमाउंट आएगा उसको 4 लाख से लेस करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करना है? आप 4 लाख इंटू 95/100 करिए ना, ये वैल्यू आपकी है 100%। वो कह रहा है कि 5% कम पर उसने लिया। अब 5% कम पर लिया, क्या मतलब होता है इस बात का? 100% की वैल्यू हुई, 5% कम पर लोगे तो 95% पर ले लिया ना आपने। तो 4 लाख इंटू 95/100 अगर आप करोगे ना बच्चे, ये बनेगा आपका 3,80,000। इट विल बिकम 3,80,000। आ गई बात समझ में? तो उस बंदे का हमने देना था 5,40,000 रुपए, तो उसने 3,80,000 का मामला हमसे ले लिया, ठीक है। मतलब उसने मशीन, हालांकि 4 लाख रुपए वाली मशीन 3,80,000 में ले ली, तो हमारा जो सेटलमेंट हुआ वो इतने का हुआ। 5,40,000 देना था उसको, हमने उसको 380 दे दिया बच्चे, है ना। उसको हमने 380 दे दिया बाय द मशीनरी। हालांकि मशीन 4 लाख रुपए की थी हमारी, लेकिन हमने उसको 380 में दे दी। तो अब ये जो मामला रहेगा, तो 8 से 14 और 4 तो 1,60,000 का बचेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसकी पेमेंट हम थ्रू द बैंक करेंगे, ठीक है। उसकी पेमेंट हम थ्रू द बैंक करेंगे। तो अब इस ट्रांजैक्शन में बैंक कितने अमाउंट से क्रेडिट जाएगा ये पूछा हुआ था। तो भाई 1,60,000 से बैंक आपका क्रेडिट जाने वाला है। क्लियर? चले, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका बच्चे बी ऑप्शन है ना, 1,60,000 रुपए से बैंक क्रेडिट जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम बात करें अगर 11th क्वेश्चन की, कहता है कि राहुल, समर्थ एंड आयान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3. Ayan's fixed capital balance on 31st March 2024 was ₹2,70,000. Which of the following item would have affected this capital balance? मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब हमारी बच्चे कैपिटल फिक्स होती है ना, जब हम अपनी कैपिटल को फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे कैपिटल में चेंजेस नहीं आते, एक्सेप्ट अगर हम फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करवाएं या कैपिटल से अमाउंट को विड्रॉ ना करें। इन दोनों कंडीशन के अलावा हमारी कैपिटल चेंज नहीं होती। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राहुल, समर्थ और आर्यन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3. आयान्स फिक्स कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2,70,000, यानी जो आयान है उसकी कैपिटल फिक्स है 2,70,000 रुपए। तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो आयान की कैपिटल है अगर वो फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल मेथड जब कंपनी का फॉलो होता है, तो उस केस में आप जब नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म के अंदर या कैपिटल से पैसा निकालते हैं, विड्रॉ या ड्रॉइंग फ्रॉम द कैपिटल करते हैं, इन दोनों के अलावा आपकी कैपिटल इफेक्ट नहीं होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड हैव अफेक्टेड दिस कैपिटल बैलेंस? कौन अफेक्ट करेगा? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर? तो नहीं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर तो जाएगा करंट अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यस, अगर हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बिल्कुल इफेक्टेड होगी। रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, यस, कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू अगर रिडक्शन होगा कैपिटल में, तो भाई वहां तो कंफर्म तौर पे आपकी कैपिटल इफेक्ट होगी, ठीक है बात। तो ये आपका जो
डी वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा है कि बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी वाला ऑप्शन सही है, मतलब बी वाले से भी इफेक्टेड होगी और सी वाले से भी इफेक्टेड होगी, बाकी प्रॉफिट से भी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है बच्चे। अच्छा 12th वाला क्वेश्चन सुनिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, शेयर इशूड एज स्वीट इक्विटी। अब जो स्वीट इक्विटी के तौर, जो हम शेयर इशू करते हैं ना स्वीट इक्विटी के तौर पर, उनको हम इशू कर सकते हैं पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम पे भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी बात की नहीं है। तो यहाँ पर ए बी, ए में लिखा है ओनली वन इज करेक्ट, ओनली बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, और फिर लिखा है सी ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ भाई सी वाला ऑप्शन होगा ऑल आर करेक्ट। जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको हम इशू कर सकते हैं पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम पे भी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, आ गई होगी बात समझ में। आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए, 13 तक हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2000 शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर रेगल ऑन विच ₹80 ईच कॉल्ड अप एंड ₹50 पेड वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड फॉर ₹70 ईच एज ₹90 पेड अप। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 1,60,000, 40,000, 20,000। ये हमारे पास ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, तो 13 तक आज हम लोग करेंगे और कल जो हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो खत्म हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि 3 वीडियोस के अंदर हम अपनी एमसीक्यूज खत्म करेंगे बच्चे। ठीक है, वो 5 घंटे की मैराथन बना के कोई फायदा होता नहीं है, तो वो बड़ी बोरिंग सी चीजें होती है। 5 घंटे लगातार आपको करना नहीं है, आप सीक्वेंस से चलिए मेरे साथ। ठीक है, आप हौले हौले इनको करिए और उसके बाद फिर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आऊंगा पूरे दिसंबर महीने में, उन्हें हम लोग करेंगे। फिर गारंटी है बच्चे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बस उसके लिए बच्चे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक पर कमांड बनाओ, है ना। आप बुक दोबारा करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। आप सैंपल पेपर ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए और अपने टॉपिक बहुत मजेदार रखिए, टॉपिक एकदम क्लियर कट रखिए। टॉपिक बहुत अच्छे होने चाहिए हमारे, टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए हमारी, मतलब कहाँ किस तरीके से किस चीज को हम डील करते हैं, किस चैप्टर में किस तरीके से चीजें हो रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार हम क्वेश्चन देखें कि कहानी क्या है बच्चे। देखो बच्चे, तो क्या है ना बच्चे, आपके पास शेयर हैं 2000। ठीक है, और लिखा है कि 80 रुपये इन पर कॉल्ड हुआ, मतलब 80 रुपये की डिमांड करी गई है, 80 रुपये की कॉल करी गई है। क्लियर, और 50 रुपये पेड अप, यानी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पेड अप हुए हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मतलब हमने 80 रुपये की डिमांड करी, उनने हमको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पे करे, 30 रुपये पे नहीं करे होंगे, इसलिए हमने शेयर फॉरफिट कर लिए होंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन का सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा अब हम देखें, अगर हम बात करें बच्चे, हमने जब शेयर फॉरफिट किए होंगे तो फॉरफिट का अमाउंट कितना रहा होगा वो देखना एक बार। हाँ, अमाउंट ऑफ फॉरफिट कितना रहा होगा, अमाउंट ऑफ फॉरफिट कितना रहा होगा भाई। आप कितने हजार शेयर फॉरफिट कर रहे हो, दैट इज 2000 शेयर। तो आप 2000 शेयर फॉरफिट करने बैठ रहे हो, इनटू आप पे जो पैसा आ चुका होता है ना बच्चे, जो पैसा आ चुका होता है उसी को तो आप फॉरफिट कर पाते हो। तो 50 रुपये पेड है, मतलब 50 रुपये आए हैं, तो 50 रुपये आप फॉरफिट कर लो, तो ये बनता है आपका 1,00,000 रुपया। तो आपने 1,00,000 रुपए अल्टीमेटली फॉरफिट किया होगा। अच्छा, फिर ये जो 2000 शेयर है ये आपने रीइश्यू कर दिए, पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए। ठीक है, कितने में रीइश्यू करे, एट ₹70, यानी सामने वाले से आपने 70 रुपये लिए और 90 पेडअप का मतलब हुआ आपने उसको 90 का मालिक बनाया है। 90 रुपए से सामने वाले को मालिक बना दिया और लिए उससे 70 रुपए सिर्फ, तो मतलब आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ 20 रुपए का नुकसान। जब आपने शेयर रीइश्यू करे तो आपको 20 का नुकसान हुआ नहीं हुआ। आपने सामने वाले को मालिक तो बनाया था 90 रुपए से, लेकिन 70 रुपए लिए ना आपने, तो आपको नुकसान कितना हुआ, 20,000 शेयर, सॉरी 2000 शेयर पर 20 रुपए का आपको नुकसान हुआ नहीं हुआ। 70 का लिया आपने, 90 का मालिक बना दिया, तो आपको हर एक शेयर में 20 का नुकसान है। तो 2000 शेयर है और हर एक शेयर में 20 रुपए का नुकसान, तो ये नुकसान हुआ आपका 40,000 रुपए का हुआ। ये अब जो बच्चे रीइश्यू करते वक्त नुकसान आपको होता है ना, उस नुकसान की भरपाई और रिकवरी आप करते हैं अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड से। तो आप यहां से रिकवर कर लीजिए 40,000 को, है ना। अब आपके पास बचता है 60,000 रुपए। तो जो आपके पास बच जाए आफ्टर द रिकवर, जो आपके पास पैसा बच जाए वो पैसा ट्रांसफर होता है टू द कैपिटल रिजर्व। तो यानी यहाँ 60,000 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चे, तो यहां पर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो 60,000 रुपए है वो हम ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल की अगेन वीडियो में, और वहां पर हम सारे भी जितने भी एमसीक्यूज हमारे बचे हुए हैं उनको हम फिनिश अप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।